सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यहाँ पर एक्चुअली जो आपका कैमरा है वो रिकॉर्ड करता है इमेज को, ठीक है। सो देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ सेंसर। मैंने कल भी आपसे बात की थी कि सेंसर करके एक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट होता है जहाँ पर एक्चुअल में आपका जो लाइट है वो रिकॉर्ड होता है, राइट। तो अब जैसे अगर आप बात करोगे डीएसएलआर कैमरा की, मोबाइल फोन कैमरा, जो कुछ भी रहेगा, कोई भी डिवाइस, वो जो लाइट आपके लेंस के थ्रू आ रहा है वो लाइट कहाँ ना कहाँ तो रिकॉर्ड होगा। अब पहले हमने बात की थी कि जो फिल्म होती है उस फिल्म पे लाइट रिकॉर्ड होता था, लेकिन अभी तो फिल्म है नहीं, तो अब जो कैमरा जो रिकॉर्ड मीडियम जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं सेंसर, ठीक है। तो अब ये जो सेंसर होता है ये एग्जैक्टली कैसे दिखाई देता है, तो सेंसर ये ऐसे दिखाई देता है। आप अगर देखोगे तो सेंसर ऐसे दिखाई देता है। मैं आपको ना, हम लोग जरा देख लेते हैं एग्जैक्टली सेंसर कैसे दिखाई देता है। हर कैमरा में, जो भी कैमरा होगा आपका, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आपको वहां पर आपको सेंसर जो है वो कैमरा में इनबिल्ट होगा। ठीक है। सो अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसे बताऊं तो देखिए, आपका जो भी कैमरा है उस कैमरा के अंदर ये एक्चुअली सेंसर जो है वो इनबिल्ट होता है। मे बी इसका जो साइज है वो कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ योर कैमरा, बट आपका जो कैमरा है, एवरी डिजिटल कैमरा विल बी हैविंग द सेंसर। वो आप मोबाइल फोन मान लीजिए या जो भी। तो सेंसर एग्जैक्टली क्या है कि सेंसर इज एन एलिमेंट विच एक्चुअली रिकॉर्ड्स योर लाइट। यहाँ पर आपका जो लाइट है वो लाइट रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। कि आपको समझ में है सेंसर क्या होता है? अगर आप इसको थोड़ा और क्लोजर व्यू देखेंगे हम लोग, तो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट होता है। इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं ना, जो भी लाइट मतलब क्या, लाइट मतलब फोटॉन्स, जो फोटॉन्स एक्चुअली आपके कैमरा में रिकॉर्ड होते हैं। तो ये जो सेंसर है बहुत अलग अलग ना लेयर से बना होता है, तो हम इतने डीप में नहीं जाएंगे। सिर्फ अभी हमको देखना है कि सेंसर इज वन एलिमेंट विच एक्चुअली रिकॉर्ड्स द लाइट, ठीक है। ये समझा? अब ये जो सेंसर है, ये सेंसर एक्चुअली काम कैसे करता है? सो ये जो पर्टिकुलर साइज है सेंसर की, तो सेंसर आप जब कैमराज में यूज करते हो तो हर कैमरा अलग अलग साइज के सेंसर्स यूज करता है, अलग अलग साइज के सेंसर्स कैमरा यूज करता है। अब अगर मैं बात करूँ आपको, तो पुरानी वाली जो फिल्म आती थी ना, जो भी फिल्म होती थी, वो फिल्म का साइज जो रहता था वो आप कहीं ना कहीं लिख लो, 36x24 mm, 36 हॉरिजॉन्टल और 24 वर्टिकल। हाँ प्लीज लेकर आइए। तो मैं आपको बोल रहा था कि ना, जो पुरानी फिल्म थी ना हमारे पास, जो भी फिल्म पहले यूज करते थे, उस फिल्म का जो साइज था वो साइज था 36x24 mm, 36x24 mm। ओके। अगर आप पुराने वाले फिल्म को देखोगे तो हर बार जो फिल्म होती है ना, उस फिल्म की जो साइज थी यहाँ पर देखते हो 36x24 mm। ये जो पर्टिकुलर साइज थी ये यूनिवर्सल थी, आज भी यूनिवर्सल है। कोई भी अगर कैमरा आप देखोगे तो उसमें फिल्म का जो साइज है वो 36x24, जिसको नेगेटिव रोल बोलते थे। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये जो पर्टिकुलर साइज है ये 36 mm होता था और ये 24। तो अब जो कैमरा जब एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट हो रहे थे, उस वक्त उन लोगों को सेंसर बनाना था। अब सेंसर बनाएंगे, लेकिन सेंसर किस साइज का बनाएंगे? बिकॉज पहले से तो 36x24 साइज चल रहा हुआ है। तो वो जो सेंसर बना, वो सेंसर भी आपका फुल फ्रेम, जो वर्ड आया फुल फ्रेम, वो वर्ड आया 36x24 साइज का सेंसर। तो अगर आप बात करोगे कि लाइक मुझे सेंसर अगर देखना है, तो जो फुल फ्रेम है वो आपका 35 mm का होता है, जिसका साइज 36x24 mm का साइज होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि सेंसर जो है, फुल फ्रेम जो सेंसर होता है, लाइक एक जो फिल्म थी उसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, तो 36x23.9 mm, जिसको 24 mm बोलते हैं, ये एक्चुअली जो हमारे मैक्सिमम जो डीएसएलआर होते हैं उनका सेंसर का साइज है। तो वो हॉरिजॉन्टली 36, रेगुलर डीएसएलआर, जो फुल फ्रेम जिसको बोला जाता है, फुल फ्रेम डीएसएलआर।
ओके, ये प्रो लेवल के जो भी इमेजेस वगैरह हो गए, यहाँ तक समझे आपको जो सेंसर का साइज मैंने बताया। और बेसिकली जो सेंसर होता है उसको यूज कैसे करते हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ आपको कि फुल फ्रेम वर्सेस क्रॉप सेंसर। अब क्रॉप फैक्टर्स, कैनन यूजेस क्रॉप फैक्टर ऑफ 1.6 टाइम्स, द अदर 4 ब्रांड्स ऑल यूज 1.5 टाइम्स। ये थोड़ा समझने के लिए हमको दिक्कत होगी, उसके पहले हम लोग एक वीडियो देखेंगे, तो वहाँ पर ये जो सेंसर एग्जैक्टली सेंसर साइज क्या होती है वो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा, ठीक है? Hello and welcome in the Media Division. Today we're going to have a look at the different sensor sizes and film formats that are used in the industry. We're going to go all the way from the 1/3 inch sensor that is used in iPhones all the way up to the IMAX format. And we're going to do so using the graphic you just saw that gives you a realization of how big the size differences actually are. And I'm going to give some examples with it. Of course, there's a couple of more different formats that I left out. It's usually variations of the formats that have usually died out by now. But I think this simplification is well enough. So let's go. We will start with the 1/3 inch sensor. There are smaller ones, but none of them is relevant for filmmaking. You probably have one of those in your phone, and nowadays these sensors are most often used for social media diarrhea. But this size was also used in 3 CCD camcorders that were popular around the millennium. या कुछ भी बीच में डाउट लगे तो मुझे बोलना, तो we will stop and we will discuss this. Okay? Any boys? आप सबटाइटल्स डाल सकते हो क्या? Sorry? सबटाइटल्स हाँ, ऑन किया अभी मैंने. Okay? हाँ. Of course, there's a couple of more different formats that I left out. It's usually variations of the formats that have usually died out by now. But I think this simplification is well enough. So let's go. We will start with the 1/3 inch sensor. There are smaller ones, but none of them is relevant for filmmaking. You probably have one of those in your phone, and nowadays these sensors are most often used for social media diarrhea. But this size was also used in 3 CCD camcorders that were popular around the millennium. Danny Boyle's iconic 28 Days Later was mostly shot with such a camcorder. If you were born in the 70s, your childhood films are most probably shot on Super 8 film. In the professional realm, it never gained much traction except for training or as a stylized approach. This is from the 2005 short, The Man Who Met Himself. Just a little larger is the 1 to 2/3 inch sensor found in the GoPro Hero 3 and in the DJI Mavic. अब ये जो GoPro कैमरा हमने देखा था ना, तो वो कैमरा में जो सेंसर होता है जहाँ पर एक्चुअली आपका इमेज एंड वीडियो जो रिकॉर्ड किया जाता है वो आपका रहेगा 1/2.3 इंच, जिसका साइज रहेगा 6.17 mm हॉरिजॉन्टल, 4.55 mm वर्टिकल. तो सेंसर का साइज छोटा है, वहां पर जो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है वो डेटा रिकॉर्डिंग का जो वॉल्यूम है वो छोटा है, कम है. ओके. Bringing us to the broadcast evergreen 2 to 3. Most studio and live sports cameras are still using this class of sensors as they are easy to focus and offer extremely wide zoom ranges. Surprisingly, episode 2 and 3 of the Star Wars prequels were shot on early Cine Altas that use sensors in the 2/3 size. We step up to the full 1 inch that is used in the Phantom 4 Pro drone and many pocket cams. Way more relevant is the larger Super 16mm film format, historically and even today in independent pictures, mostly as a cheaper alternative to 35mm, but also for its grittier look. Great movies like Leaving Las Vegas and Black Swan have been shot on 16mm, even though the budget might not have been a limiting factor. A large jump leads to the Micro Four Thirds center. Here we find a faint variant from Panasonic, Olympus, and Blackmagic design, as well as higher tier drone cameras like the DJI X5X. Our next stop is a big one, as we enter the family of 35mm sizes, and there are many.
In the digital realm, we often find HPC and slightly differing sizes to be used synonymously with Super 35mm formats, where there are many sizes as well. Historically, it makes sense to start with Academy 35. That was the leading cinema standard from 1932 until the widescreen revolution starting in the early 50s. अब इसमें आपने देखा ना, ये जो APS-C लिखा हुआ है, APS-C सेंसर, ये DSLR में जो भी हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल के कैमरास होते हैं उनको यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्रॉप सेंसर कैमरा, क्रॉप सेंसर। तो जो APS-C सेंसर है उसको बोलते हैं क्रॉप सेंसर, और जो फुल फ्रेम है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली हमारे जो भी कैमरास अभी हम लोग यूज करते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जो है वो फुल फ्रेम कैमरा, और दूसरा वाला जो है वो क्रॉप सेंसर। बहुत कम कैमरास रहेंगे जो ये माइक्रो फोर थर्ड सेंसर यूज करते हैं, जिसमें मैक्सिमम ये जो लाइका कंपनी है ना, ये जो लुमिक्स कंपनी है, इसके पैनासोनिक के ना लुमिक्स सीरीज जो है, ये पर्टिकुलर कैमरास ना माइक्रो फोर थर्ड सेंसर यूज करते हैं अभी भी। लेकिन जो कैनन, निकॉन में मैक्सिमम जितने भी आप कैमरास देखोगे वहाँ पर आपको APS-C सेंसर मिलेगा, जिसको क्रॉप सेंसर बोलते हैं, और उसके बाद में फुल फ्रेम जो प्रॉपर आइडियल सिचुएशन के लिए यूज करते हैं। The 1.37:1 aspect ratio is very close to the 43 ratio used in the pre-HD TV and almost all classic movies like Citizen Kane, Casablanca, It's a Wonderful Life, and The Thief of Baghdad all used it. Today it is used for mostly nostalgic reasons, and of course Wes Anderson is the kind of director to do so in some of his movies. Another modern installment is the Oscar-winning feature The Artist. Our next stop is the gold standard of cinema, until today, the Super 35 full aperture. After TVs found their ways into most households, cinemas needed a novelty to fill their seats. Widescreen, so a wider aspect ratio. There were many competing systems with slightly different aspects, but we will simplify it for this short journey. The most iconic way to achieve a widescreen is the use of anamorphic lenses during filming and projection. This allowed most of the production chain to be unbounded. The scope has a certain look that's still popular, maybe even more than ever. A lot of iconic movies were shot in scope, like Blade Runner and The Alien movies. And in more modern times, films like La La Land, of course, it works in digital sensors, just as well like here in Ex Machina. And in it. Of course, Super 35 widescreen can be achieved by just cropping the image or by using a Super 35 that doesn't use the full height, like 3 perforation Super 35. A lot of iconic movies have been shot on Super 35 and cropped to widescreen, like Goldfinger and E.T. And it is still popular in cinema and high-end TV versions, like the glorious Westworld. The list of Super 35 films shot on film and digital is endless, and it's growing steadily. The full-frame 35mm comes from still photography, and it was the format that started the DSLR filming revolution with the Canon 5D. Ironically, it hasn't played a big role in TV or cinema productions other than as a B or crash cam. अब ये जो साइज है ना 35mm फुल फ्रेम जो मैंने अभी आपको बताया 36x24, ये एक्चुअली आपके DSLR कैमरास का बेस साइज है, जहाँ पर अगर आप एक प्रो लेवल का कैमरा लोगे वहाँ पर आपको फुल फ्रेम तो होना चाहिए। फुल फ्रेम मतलब वो जो एक्चुअली जितना व्यू है उसका एज कंपैरेटिवली जो हमारे पुराने फिल्म्स थे, तो उसके हिसाब से आपका जो भी फील्ड ऑफ व्यू रहेगा वो एक्चुअल में उतना रहेगा जहाँ पर आपका फिल्म था। तो इसकी वजह से जितने भी आपके फुल फ्रेम कैमरास होते हैं ये प्रो लेवल के कैमरास जिनको बोला जाता है, ठीक है, जिनका सेंसर साइज क्या रहेगा 36x24, राइट। और जो हमारा ये APS-C है उसका साइज क्या रहेगा 23x15 समथिंग, 22.3x14.9. TV shows like the later House seasons were shot entirely on 5D using the full frame crop to 16:9 aspect. The full frame is also the entrance to a new field of sensor and film sizes that are becoming more popular with evolving technology and a need for nostalgia. Large format, or short LF. As full frame is considered a large format compared with the cinema standard Super 35, it is usually included in the definition. The
First true LF format is VistaVision, but film shot in Thailand format are very rare. VistaVision was widely used for special effects, shots given extra resolution and less grain. For example, the original Star Wars movies and Dune. Tron's computer animations are rendered to VistaVision for the live action shot in 65mm, which brings us to another format that has historic relevance but is revived in analog and digital versions. 65mm. A wide negative or sensor achieves a wide aspect without anamorphic lenses, but some processors are still using anamorphic lenses with a squeeze factor of 1.25 for an ultra-wide image. Just like VistaVision, it was often used for special effects shot for the same reasons, like in Blade Runner. Classic films like Kubrick's 2001 and Lawrence of Arabia are shot in 65mm negative. Tarantino resurrected the analog format for The Hateful Eight, and business giant ARRI has added the ARRI 65 to their rental program. This digital 65mm version has a slightly different dimension, but not in a relevant way. The Renovant is a prime example for the capabilities of the ARRI 65 and the future of large format film. In our journey, we passed by the smallest medium photography format, the 645. That might become an LF standard in the future. It is interesting as lenses are available at reasonable prices and they're quite future-proof in terms of sensor coverage. अब ये जो लिखा हुआ है ना मीडियम फॉर्मेट 60x45mm, ये एक्चुअली सेंसर साइज है जो हैसलब्लैड और फेज 1 उन कैमराज में यूज किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा, जैसे अगर मैंने बात करूँ फुल फ्रेम जो कैमराज है उस कैमरा के ये 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा होता है. अगर मैं बात करता हूँ वो 36x24 था, ये कितना है 60x45mm. तो जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एस्पेक्ट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा इसका होता है, जिसकी वजह से जो डेटा रिकॉर्ड होने वाला है आपके कैमरा में वो बहुत ज़्यादा डेटा रिकॉर्ड होगा, जो भी आपके सेंसर के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है. तो ये फर्क है. इसके लिए जो मीडियम फॉर्मेट के कैमराज है वो आइडियली आपके 30-40 लाख के ऊपर उसका बॉडी होता है. यहाँ तक समझा आपको मीडियम फॉर्मेट जो भी हमने पढ़ा. तो हमको कितने ध्यान में रखने अभी माइक्रो फोर थर्ड पहला जो है, हाँ माइक्रो फोर थर्ड जो है वो बहुत कम कैमराज में यूज किया जाता है. पैनासोनिक के लूमिक्स सीरीज में आपको भी मिल जाएगा, जो आइडियली प्रो फोटोग्राफी के लिए यूजफुल नहीं है. उसके बाद एपीएससी कैमरा जो मैक्सिमम हमारे जो भी डीएसएलआर कैमरा से वो यूज करते हैं, इसको क्रॉप फैक्टर बोलते हैं. उसके बाद जो फुल फ्रेम जो एक्चुअली आइडियल है किसी पर्टिकुलर शूट के लिए वो फुल फ्रेम. और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा हाई बजट है एंड इफ यू वांट टू क्रिएट वेरी प्रो काइंड ऑफ लेवल वर्क, देन यू कैन गो फॉर मीडियम फॉर्मेट कैमरा, राइट? Our last stop is the IMAX format. While there are IMAX digital formats, they rely on smaller sensors like the ARRI65. The king of all formats is therefore still analog film. It is the full height format that again gets us close to where we started from, a 43 inch. As IMAX is very expensive, and because of the equipment's size and weight, it has mostly been used for documentaries. But in the last decade, it has become more popular in feature films. Especially Christopher Nolan likes to use IMAX for many sequences in his movies, like here in Dunkirk, and in the heist sequence of The Dark Knight. IMAX is often used when an extra little bit of cinema magic is required, as it claims to be especially immersive, like here in Mission Impossible Ghost Protocol. We will talk about that in a second, but for now, our journey ends. ये जो IMAX फॉर्मेट है ना, ये सिर्फ मूवीज के लिए है, फोटोज के लिए नहीं है, ठीक है? सिर्फ मूवीज के लिए. और ये IMAX के जो थिएटर्स होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं. एक्चुअली अपने इंडिया में सिर्फ 2 ही ऐसे जो डिजिटल थिएटर्स है. एक तो आई थिंक मुंबई में कहीं पर है और एक जो बैंगलोर साइड में कहीं पर है. तो जहाँ पर एक्चुअली IMAX के जो पर्टिकुलर मूवी शूट किए हुए हैं वो डिजिटली वो दिखाते हैं, क्योंकि हमारे सारे थिएटर्स में तो एनालॉग स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्शन दिखाया जाता है. बट अगर आपको डिजिटल स्क्रीन चाहिए तो वो अलग होगी. तो ये सिर्फ सिनेमा के लिए, फोटोग्राफी से इससे कोई लेना देना नहीं.
सो अभी आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ गया कि सेंसर जो होता है उस सेंसर के साइजेस कितने होते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 साइजेस लिखे हुए हैं क्योंकि हमको सिर्फ फोटोग्राफी से ही देखना है। तो ये आपका माइक्रो फोर थर्ड, उसके बाद APS-C और फुल फ्रेम, 3 आपको ध्यान में रखने। माइक्रो फोर थर्ड को भी आपको भी ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। APS-C फुल फ्रेम का आपको फर्क समझ में आना चाहिए। तो जैसे अभी आप एक वर्ड आपको मैं बोलता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉप फैक्टर। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि कैनन यूजेस फैक्टर ऑफ 1.6 टाइम एंड द अदर 4 ब्रांड्स यूज 1.5 टाइम। APS-C cameras use a small area to form an images than the traditional 35mm cameras. So lenses used on APS-C cameras, FSC format cameras have a correspondingly narrower field of view. अगर इसको मैं सिंपल और आपको बताने की कोशिश करूँ तो जो भी अगर कैनन कंपनी है, कैनन कंपनी एक कैमरा है उसका जो क्रॉप सेंसर वाला कैमरा है, ठीक है, और एक जो कैमरा है वो फुल फ्रेम है। तो कैनन का जो साइज होगा, जो क्रॉप सेंसर का अलग कैमरा है जिसका साइज कितना है 24x15 के अराउंड, और जो फुल फ्रेम है ये इसके मुकाबले 1.6 टाइम्स बिगर होगा। कैनन कंपनी के लिए 1.6 टाइम्स। जो बेसिकली जो क्रॉप फैक्टर बोलते हैं ना, क्रॉप फैक्टर मतलब क्या, क्रॉप सेंसर कैमरा उसी कंपनी का और फुल फ्रेम कैमरा उसी कंपनी का अगर मैं देखता हूँ तो उसका जो साइज है वो कितना रहेगा, रिलेशन कितना है। सो कैनन कंपनी का जो क्रॉप फैक्टर है वो कितना है 1.6 टाइम्स, करेक्ट। और बाकी निकॉन या बाकी जितनी कंपनी से उनका 1.5 टाइम्स। सो ये क्रॉप फैक्टर है। अब ये क्रॉप फैक्टर को कैसे काम करेगा वो आगे जब हम लोग लेंसेज का टॉपिक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर आपको समझ में आया, राइट? तो अब देखिए एडवांस फोटो सिस्टम टाइप C दैट इज कॉल्ड एज APS-C। जो APS-C सेंसर है ना उसका फुल फॉर्म क्या है, एडवांस फोटो सिस्टम टाइप APS-C टाइप is an image sensor format approximately equivalent in size to advanced photo system film negative, which is a classic format, जिसका रेशियो कितना था 25x16 mm APS-C का जो साइज होता है। तो अभी आपको सेंसर समझ में आ गया। सेंसर क्या होता है? सेंसर इज एन एलिमेंट वेयर एक्चुअली योर लाइट गेट्स रिकॉर्डेड, सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद देयर आर डिफरेंट साइज ऑफ सेंसर्स व्हिच आर available in your cameras. So we will consider 3, that is first one is APS-C which is very full important frame in crop sensor cameras. There are another one is a full frame camera जो हमारे नॉर्मल होते हैं, एंड उसके बाद में जो बड़े वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज मीडियम फॉर्मेट। मीडियम फॉर्मेट अभी हम लोग अवॉइड करेंगे, फुल फ्रेम एंड क्रॉप सेंसर जो उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है? यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं। कूल, सो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, फाइन। अब ये देखना सेंसर रेजोल्यूशन। अब एक चीज आपको मैं पूछता हूँ कि आपको मेगापिक्सल ये वर्ड पता है? मेगापिक्सल एग्जैक्टली क्या होता है? तो नाम कभी ना कभी सुना होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोग कैमरा के पीछे लिखा होता है मोबाइल फोन में कि मेरा 64 मेगापिक्सल है, 48 मेगापिक्सल है, या फिर मेरा 104 भी आता है ना किसी कैमरा से, आई डोंट नो, 102 मेगापिक्सल कुछ रहता है क्या ना। तो ये मिथ कैसे है, मतलब जो लोग हैं वो कैसे समझते हैं कि जितना ज्यादा मेगापिक्सल उतना ज्यादा मेरा फोटो का क्लियरिटी, राइट? तो अगर मैं फोन लेता हूँ, मेरा फोन 21 मेगापिक्सल का है या 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है। तो बेसिकली बट ऑलवेज मेगापिक्सल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग इमेज, बट देयर इज समथिंग इज मच बिगर इंपॉर्टेंट than your particular megapixel which is called as a sensor. तो अगर मैं आपको बताऊं, आपको रेजोल्यूशन एक पता है वर्ड क्या होता है? रेजोल्यूशन, हाँ, मतलब वो जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बोलता है, आई थिंक। ओके, सो न्यू ईयर रेजोल्यूशन दैट इज हमारा जो कमिटमेंट हम, राइट, हम लोग जो डिसीजन लेते हैं दैट इज अ रेजोल्यूशन। वो डिफरेंट हो गया। टेक्निकल लैंग्वेज में व्हाट मींस अ रेजोल्यूशन, जैसे अगर आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हो नॉर्मली, अभी जैसे हम लोग यूट्यूब का वीडियोस देख रहे थे कल, तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, राइट। सो अभी जो हम लोग वीडियो देख रहे थे ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना कुछ सेटिंग्स आपको दिखाई दे रही थी यहाँ पर। अभी
सॉरी ऐड है इसके लिए, राइट? I would like to talk a bit about the implications of what we just saw. Of course, larger formats have their drawbacks. They're usually heavier gear, heavier cameras, larger. अब देखिए, जैसे आप यहाँ पर जाओगे ना, तो यहाँ पर ये सारे के सारे रेजोल्यूशंस दिखाई देते हैं, जैसे 144 पिक्सल, 244 पिक्सल, 360 पिक्सल, 480 पिक्सल, 720 एंड 1080। ओके, सो एग्जैक्टली अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो पिक्सल क्या होता है, सबसे पहले ये समझना हमको बहुत जरूरी है। तो पिक्सल इज एन एक छोटा सा डॉट हो गया, छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डॉट जो एक्चुअली आपका लाइट को रिकॉर्ड करता है, वो पिक्सल वर्ड है। अब उसको थोड़ा साइड में रखेंगे। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि आपका जो मोबाइल स्क्रीन है उसका रेजोल्यूशन क्या है, तो आप कैसे चेक करोगे कि जो इमेजेस है ना, मतलब ये जो मोबाइल स्क्रीन आपको दिखाई देता है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली होता है, करेक्ट? तो अगर इसका स्क्रीन का रेजोल्यूशन 720 × 1080 है, 720 × 1080, तो क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर साइज है ना हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर 720 डॉट, बारीक बारीक डॉट, 720 720 डॉट्स एक लाइन में अलाइन किए गए होंगे, और वर्टिकली 1000 वो फोटो बना रहा है। हाँ, तो एक एक पिक्सल होता है ना, तो वो पिक्सल्स को अलाइन करते हैं। और कितना पिक्सल है, लाइक अगर इसका रेजोल्यूशन मेरा 1080 × 720 है, जो नॉर्मली वीडियोस का होता है, तो अगर जैसे हम लोग वीडियो मोबाइल में देखते हैं तो हॉरिजॉन्टली 1080 पिक्सल्स एंड वर्टिकली 720 पिक्सल्स, तो ये पर्टिकुलर जो पिक्सल्स है ये उसका रेजोल्यूशन हो गया। तो उसके लिए लिखते हैं कि 1080 × 720, ये लिख रहे हो 1080, और यहाँ पर 720 पिक्सल, फिर 480। जितने पिक्सल का साइज कम होगा उतना एक्चुअली आपका रेजोल्यूशन कम होते जाता है, मतलब रेजोल्यूशन खराब हो रहा है, पिक्सेलरेट हो रहा है। ये हमको थोड़ा मोटा मोटा समझना है कि पिक्सल मतलब क्या। पिक्सल मतलब एक छोटा सा डॉट होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें तो, जहाँ पर एक्चुअली आपका जो लाइट है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ये कैमरा के लिए। अब जो हम लोग डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखते हैं, अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं, हम लोग टीवी का रेजोल्यूशन ले रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं 4K टीवी। लेकिन 4K टीवी एक्जैक्टली क्या होती है? तो ये जो रेजोल्यूशंस है ये आपके पर्टिकुलर साइज को डेमोन्स्ट्रेट, मतलब इलेबरेट करते हैं, सॉरी बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो 1000 डॉट्स ऐसे, 720 डॉट्स ऐसे। अगर यही रेजोल्यूशन मेरा होता है 4K का अगर रेजोल्यूशन है, तो मेरे डॉट्स कितने रहेंगे यहाँ पर? 3480 × 2160, जो 4K का रेजोल्यूशन है 3840 × 2160 पिक्सल। तो अब बात करता हूँ मैं सेंसर की। तो सेंसर जो होता है ना, उसका रेजोल्यूशन पहले देखना पड़ेगा कि उसका रेजोल्यूशन क्या है। तो जैसे अगर अभी ये पर्टिकुलर सेंसर का साइज है मेरा 35 mm का, मान लीजिए। अब ये जो पर्टिकुलर साइज है, इस सेंसर का कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन होगा, ओके, मतलब कुछ ना कुछ डॉट्स होंगे। तो ये जो 35 mm का सेंसर है ना, जिसका रेजोल्यूशन कितना होता है 6720 × 4480 पिक्सल्स, ठीक है, 6720 × 4480, तो 6720 पिक्सल्स ऐसे हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकल कितने होंगे 4480। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो कितना हुआ 3,01,05,600 पिक्सल्स, 3,01,05,600 पिक्सल्स। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये पर्टिकुलर जो साइज है, इस साइज में, इतने से साइज में 36 × 24 mm के साइज के सेंसर में उन्होंने 3 करोड़ पिक्सल्स अलाइन किए हैं, करेक्ट? ओके, ये समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अब आपको पता है, जब जैसे अगर मैं ना, हमारा मेमोरीज होती है, लाइक ना पेन ड्राइव होता है 8 GB का, 12 GB का, 16 GB का। तो पेन ड्राइव GB वर्ड है। तो सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट की बात करूँ तो क्या आता है? पहले बाइट आता है, फिर किलोबाइट आता है, KB आता है, उसके बाद MB, फिर GB, फिर TB, फिर उसके बाद जेटाबाइट, फिर टेट्राबाइट। तो अलग अलग वो मेमोरी के यूनिट्स हैं। ये जो ना मेगापिक्सल होते हैं ना, तो इसमें पिक्सल जो होते हैं बारीक, वो वाले पिक्सल मैंने बता दिए। अब 1 मेगापिक्सल इज इक्वल टू 1 मिलियन पिक्सल्स, ये बात ध्यान में रखना। 1 मेगापिक्सल जो होता है वो 10 लाख पिक्सल का बन के फॉर्म होता है। 1 मेगापिक्सल इज इक्वल टू
1 मिलियन पिक्सेल्स। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 1 मिलियन से, ठीक है, तो आपको कितना मिला 30.1। मतलब आपका जो ये पर्टिकुलर सेंसर है ये 30 मेगापिक्सल का सेंसर है। थोड़ा लिंक हो रहा है? नहीं। हाँ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या रिपीट करता हूँ एक बार। जैसे ये पर्टिकुलर साइज था 36x24 आपके इसका। अब आपने पहले सेंसर का रेजोल्यूशन समझा कि ये जो कंपनी ने सेंसर बनाया है इसका रेजोल्यूशन क्या है। तो रेजोल्यूशन कितना है 6720x4480 पिक्सल, ठीक है। अब उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जो सेंसर में टोटल पिक्सल कितने हैं 3,01,05,600। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो फिगर आएगा, करेक्ट। अब आपको पता है कि इतने पिक्सल से अब 1 मेगापिक्सल जो है वो कितना बनता है 10 लाख का 1 मेगापिक्सल बनता है। तो 3 करोड़ मेगापिक्सल को अगर मैं 10 लाख से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 30.1। इसको अगर मैं 10 लाख से डिवाइड करता हूँ तो 30.1 मिलेगा, राइट। सो नाउ माय सेंसर इज 30 मेगापिक्सल। ये ऐसे एक्चुअली कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर मैं ये पर्टिकुलर कैमरा देखूं तो इसमें आई थिंक 8 मेगापिक्सल का कुछ तो कैमरा था। तो इसका जो सेंसर होगा उस सेंसर में जितने भी रेजोल्यूशन के हिसाब से पिक्सल आएंगे उन पिक्सल्स को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 लाख से तो मुझे मिलेगा 8। सो इट मीन्स माय कैमरा इज 8 मेगापिक्सल। यहाँ तक समझ आ रहा है? कुछ ऊपर जा रहा है क्या? मतलब ना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा तो मुझे बताना। आई विल। नहीं समझ में आया। वो सेंसर पढ़ा, फिर उसका क्या सेंसर होता है, फिर उसको 10 लाख से डिवाइड किया क्योंकि 1 मिलियन एंड 10 लाख सेम है, फिर 30.1 मिलियन। राइट। अब 30.1 आया मतलब क्या कि अब आपका जो सेंसर है वो 30 मेगापिक्सल का एक सेंसर है। मतलब कैमरा जो है वो 30 मेगापिक्सल वाला कैमरा है। यहाँ तक समझ में आया? अब आपको मैं बात बता रहा हूँ कि लाइक जैसे अब आपका ये जो पर्टिकुलर सेंसर है, राइट, ये जो पर्टिकुलर सेंसर है इसमें 30 मेगापिक्सल हो गए। तो अगर मैं बात करता हूँ एक इंडिविजुअल पिक्सल की तो पिक्सल साइज बहुत छोटी रहेगी क्योंकि इसमें साइज में मैंने 3 करोड़ पिक्सल्स अलाइन किए हैं, राइट। यहाँ पर एक्चुअली डिफरेंस होता है क्योंकि क्या होता है कि जैसे अब ये छोटे फोन जो हमारे होते हैं, फोन में कैमरा कितना दिया होता है 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल। तो आपका पिक्सल साइज जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका जो इंडिविजुअल पिक्सल है जहाँ पर एक्चुअली राइट जो जाके रिकॉर्ड होने वाला है वो पिक्सल का साइज छोटा हो जाता है। इसकी वजह से वो जो आपके मोबाइल फोन है उसमें अगर आप कोई भी फोटो क्लिक करते हो और अगर आप उसको 100% जूम करके देखते हो तो वो पिक्सेलरेट होने लग जाता है। बिकॉज तो वो पिक्सेलरेट होने लग जाता है ना, ब्लर होने लग जाता है। अगर आपने कोई फोटो से क्लिक किया तो आप 100% जूम करके देखोगे ना तो ब्लर होना चालू हो जाएगा, राइट। बिकॉज वो भले ही मेगापिक्सल ज्यादा है लेकिन जहां पर वो एक्चुअली जाके रिकॉर्ड हो रहा है वो जो डेटा है वो सेंसर पे जाके रिकॉर्ड हो रहा है और सेंसर का साइज कितना है छोटा है। अगर मैं मोबाइल फोन की बात करता हूँ तो जितना छोटा साइज रहेगा उतने छोटे पिक्सल रहेंगे ना। अगर सेंसर साइज बड़ा है तो बड़े पिक्सल होंगे। अगर मैं आपको और एक ना एग्जांपल दूं तो एक स्क्वायर मीटर का एरिया मान लीजिए चलिए, 1 मीटर का एक मैंने जमीन पे 1 बाय 1 मीटर का स्क्वायर रख दिया, मतलब मैंने स्क्वायर जो है वो बना दिया। अब मुझे उस पर्टिकुलर स्क्वायर में 100 ईंटें रखनी है, राइट। तो मैंने एक एक ईंट साइड में से रखी। अब वो जो मैं 100 ईंटें रखूंगा 1 मीटर के जो भी मैंने बनाया हुआ स्क्वायर है तो उसमें एक ईंट का जो ईंट होगी ब्रिक होगी उसका साइज तो बड़ा रहेगा क्योंकि मुझे 100 ईंटें जमा करनी है। लेकिन अगर मान लीजिए चलिए कि मैं आपको बोलता हूँ वही 1 मीटर का जो आपने एरिया लिया है वहाँ पर आपको 1000 ब्रिक्स अलाइन करनी है, 1000 ब्रिक्स अलाइन करनी है। तो ईच जो ब्रिक होगी एक एक सिंगल ईंट जो होगी उसका साइज कितना होगा बहुत छोटा क्योंकि आपका एरिया तो उतना है ना। लेकिन एरिया में अभी जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर मैं आपको अकेला दिख रहा हूँ, करेक्ट। ये फ्रेम है आपकी, फ्रेम में मैं अभी अकेला दिख रहा हूँ। अब मान के चले कि मैं बोलता हूँ आपको इस फ्रेम में मुझे 3 लोगों को आपको दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर चले गए, यहाँ पर 2 लोग और आ जाएंगे तो आपका फ्रेम तो उतना है ना, फ्रेम तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन आप क्या कर रहे हो जो आपका पिक्सल साइज है वो छोटा कर रहे हो। इसकी वजह से जो डेटा रिकॉर्ड होगा वो भी छोटा रिकॉर्ड होगा, राइट।
यहाँ पर एक्चुअली जो है वो कैलकुलेशन मार खा जाता है, बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड कि जो मेगापिक्सल है वो मेगापिक्सल आपका इमेज का क्वालिटी एनहांस कर रहा है, नो डाउट इट एनहांसेस, बट द एक्चुअल थिंग वेयर योर डेटा इज गेटिंग रिकॉर्डेड ऑन दैट सेंसर, हाउ बिग इज दैट सेंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमको समझना है। इसके लिए जो मोबाइल फोन्स होते हैं या फिर जो छोटे वाले कैमरा होते हैं ऐसे वाले, जहाँ पर एक्चुअली सेंसर साइज आपका जो है वो माइक्रो फोर थर्ड के आसपास लिखा होता है, वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं। तो आई होप कि सेंसर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है व्हाट एग्जैक्टली सेंसर मींस। हाँ, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर, क्योंकि अभी जितने भी आपके पास डिवाइसेस है, मैक्सिमम हम लोग इतने सारे डिवाइसेस को यूज करते हैं, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्पल के आईफोन या नॉर्मल फोन के जैसे। मैं तो ये बोल रहा था कि लाइक जैसे अभी जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना हमारे, जो हम लोग यूज करते हैं, वो मैक्सिमम कौन से डिवाइसेस होते हैं अभी के एज में जो हम लोग यूज कर रहे हैं? तो पहला जो है, जैसे यहाँ पर मोबाइल फोन है, उसके बाद में मैंने आपको बोला था तो वो कुलपिक्स कैमरा हो गया, उसके बाद और जो कुलपिक्स कैमरा है, उसके बाद SLR हो गए, फिर क्रॉप सेंसर, फिर उसके बाद में आपके फुल फ्रेम कैमरास, और लास्ट में मीडियम फॉर्मेट। तो ये एक रेंज है अवेलेबल, राइट। अब मैं आपको अगर बताता हूँ, जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पर जो सेंसर होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसका साइज़ कितना होगा जो मोबाइल फ़ोन में सेंसर यूज़ किया जाता है? इट्स मोर अप्रॉक्सीमेटली 4.54 इंटू 3.42 mm, बहुत छोटा, जिसको 1 सेंटीमीटर भी नहीं होता, 1 सेंटीमीटर के भी अंदर होता है। तो इसकी वजह से जो भी आपका मेगापिक्सल है, लाइक अगर आप बोलो कि 40 मेगापिक्सल मेरा कैमरा है मोबाइल फ़ोन का, लेकिन जहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है वो सेंसर कितना है? 1 सेंटीमीटर वाला सेंसर है, तो वो क्वालिटी तो उतनी आएगी नहीं ना। आपका माइक ऑफ है। सॉरी। हाँ, सो मैं आपको ये बता रहा था कि जितने भी मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो सेंसर होता है वो लगभग आपका 1 सेंटीमीटर के साइज़ का सेंसर होता है। अगर मैं यहाँ पर आपको बात करता हूँ सेंसर एरिया, विच इज 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत छोटा है। जैसे अगर फिलिप्स कैमरा की बात करूँ मैं, तो वहाँ पर जो सेंसर साइज होगा वो लगभग 6/4 mm, 6.1 into 6.14 mm। तो उसके बाद में ये 1 इंच सेंसर हो गया, माइक्रो फोर थर्ड। ये आपका APS-C सेंसर जो नॉर्मल DSLR कैमरा में इन्वॉल्व होता है, जो 23 into 15.8, 23 into 15.8 ये हमने देखा। उसके बाद APS-H जो है, ये अभी ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, बट कुछ कैमरा जो पुराने वाले थे वहाँ पर ये सेंसर साइज होता था। ये आपका 23 से 27.18 mm के आसपास जाता है। ये जो है आपका फुल फ्रेम कैमरा जो आपको बोलते हैं 36 into 23.9, मतलब 24। ये पर्टिकुलर जो है जिसका सेंसर एरिया होता है 8.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो एक्चुअल में एक रीजनेबल, जिसको हम लोग आइडियल रेंज पे लेकर चलते हैं वैसे। एंड देन योर बिग वन, दैट इज अ मीडियम फॉर्मेट। ओके, अब एक मैं बात बताता हूँ आपको कि वो क्रॉप फैक्टर जो मैंने वर्ड बोला था, ओके, जो क्रॉप फैक्टर वर्ड बोला था, वो क्रॉप फैक्टर कैसे बेस लेते हैं? तो उन्होंने क्या किया, वो जो फुल फ्रेम है ना, फुल फ्रेम उसको 1 काउंट किया, मतलब फुल फ्रेम को बेस लिया। अब फुल फ्रेम को बेस लेने के बाद जितने भी अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंसर थे, जैसे फुल फ्रेम के आगे मीडियम फॉर्मेट, फुल फ्रेम के नीचे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। तो अगर मेरा फुल फ्रेम 1 है, 1 उसका वैल्यू है, तो मेरा जो छोटे वाले सेंसर रहेंगे उनका वैल्यू कितना रहेगा? सो इट्स 1.52 टाइम्स स्मॉलर देन दिस। तो इसके लिए ये 1.5 क्रॉप फैक्टर आया। समझ में आया 1.5 कैसे है? सो बेसिकली 1.52 होता है, और निकॉन कैनन जो बनाती है 1.6 बनाती है, लेकिन ये क्रॉप फैक्टर जो है वो क्रॉप फैक्टर यहाँ से डेवलप हुआ। सो उन्होंने फुल फ्रेम को 1 करके काउंट किया, एंड नाउ द APS-C सेंसर इज 1.5 टाइम्स स्मॉलर देन द फुल फ्रेम, राइट। सो ये हो गया। अब मैं अगर बात करता हूँ मीडियम फॉर्मेट की, 0.64 मीडियम फॉर्मेट इज 0.64 टाइम बिगर देन द फुल फ्रेम। अगर फुल फ्रेम जितना उसका बिगर है, तो इसके लिए अगर मैं उसको बात करता हूँ, तो आपका वो जो फुल फ्रेम कैमरा का सेंसर है वो, और आपका जो मीडियम फॉर्मेट है, बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस आ जाता है।
उन दोनों कैमराज में, बिकॉज जितना बड़ा सेंसर उसको बनाने का उतना कॉस्ट बहुत ज़्यादा कंपनी को बेयर करना पड़ता है. दैट्स द रीजन दिस कैमराज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं. Cool. सो अब ना हम लोग एक और वीडियो देखते हैं. सो वी विल बी हैविंग एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि ये सेंसर कैसे यूज़ किया जाता है करके, और ज़्यादा करके जो हमारे फुल फ्रेम है और जो मीडियम फॉर्मेट है वो क्या डिफरेंस लेकर आते हैं हमारे इमेज में. ओके, Okay. सो ये वीडियो अभी हम लोग देखेंगे. Different sensor sizes mean: micro four thirds, medium format, APS-C, and full frame. You will learn it in this video. A lot of people ask me about sensor size. What do the different sizes mean? What size is best for photography, landscape photography, portrait photography, and so on? There are a lot of rumors on the internet about sensor size, so I thought, let's make a video. And I have 3 different cameras here with 3 different sensors. I have one APS-C camera. You can see this here. It's the A6000 by Sony. I have a full frame camera. This is the A7R II, my mainly landscape photography camera. Because it's mirrorless, you can actually see the sensor. If you never have seen a sensor, that's what it looks like. And then we have the beast, the Phase 1 XF medium format. And I can show you the medium format sensor. It's a huge sensor, and actually the whole back thing here is the sensor. ये आपको ओवरव्यू समझा? उन्होंने जैसे हाँ. ओपन करके दिखाया क्रॉप सेंसर वाला जो कैमरा का सेंसर है, मीडियम फॉर्मेट जो ओपन करके दिखाया था. Because showing sensors and understanding sensors are 2 different things, so I made some nice preparation. This is a medium format sensor size. This tiny thing here is a full frame sensor size. This tiny thing is an APS-C sensor size. And this tiny little thing is a micro four third sensor size. And seeing all of them over each other makes you understand how different the size actually is. यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? हाँ. What does it mean now in photography? I show you a quick example. I will now take the same shot with 3 different sensor sizes. I will start with the A6500 APS-C camera, and I will now just focus that little flower here in the foreground. I'm on 110 millimeter f4 and something around the 320s of a shutter. That's typical. अब ये जो सेटिंग्स उन्होंने यूज़ की है ना, 110 mm f4 1/320 एंड ISO 100, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, लेकिन डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज अभी हमने वो चैप्टर चालू ही नहीं किया. सो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ. ये वर्ड लिख के रखना, फोकल लेंथ. ठीक है, क्योंकि वो लेंस जो है वो सेम लेंस यूज़ कर रहा है, जो भी कैमरा है वहाँ पर सेम लेंस यूज़ करेगा. तो ये जो 1110 है, तीनों जगह पे ये जब क्लिक करेगा तो सेम लेंस की तरह काम करेगा. ओके, The image? Okay, that's the APS-C image. And as you can see, the background is very nice and very blurry. And that is because of the 110 millimeter. But the whole frame is very close, so we see the flower and a bit of a blurry background. Now let's take the same shot with a full frame camera. 110 millimeter full frame sensor. I take the exact same image. I'm sitting on the same place, but now on full frame focus. The settings are the same, f4 and so on. And I take the image. All right. And as we can see now already, we have the same nice blurry background. We have the same flower, but we have more blurriness in the image. And with more, I don't mean that it's blurrier, but you have actually more of the size of the blurriness in the image because the sensor itself is bigger. And when I now take the same shot with my monster here, the Phase 1 XF medium format sensor camera, I'm on f4, I'm on a 320s of a shutter,
110 millimeter, just the same like the other cameras. But when I now take the same shot from the exact same position, I focus on the tiny flower here, you can see that you get much more of the image with the same distance of me to the subject, in this case, the flower. And that is actually the difference of the different sensor sizes. You don't get a more blurry image, but you can see more. And ये देखना, अब यहाँ पर उन्होंने 3 यूज किए थे, दैट इज अ माइक्रो फोर थर्ड, APS-C एंड फुल फ्रेम, सॉरी मीडियम फॉर्मेट, APS-C या फुल फ्रेम। फुल फ्रेम जो है जिसको बेस लिया गया था, राइट। APS-C जो अगर मैं सेम कैमरा, सेम डिस्टेंस, सब कुछ सेम है, अगर मैं APS-C कैमरा से कोई फोटो अगर क्लिक करता हूँ तो उसका जो एरिया होता है, द एरिया ऑफ कैप्चर, जो भी वो एरिया कैप्चर करेगा कितना रहेगा, स्मॉलर हो गया, बिकॉज वो एक्चुअली सेंसर स्मॉल है। उसके बाद मैं बात करता हूँ फुल फ्रेम की, जो फुल फ्रेम है वो कितना है, वो उसने डिसेंट जो है उसको कैप्चर किया, दैट इज अ बेस। उसके बाद जो मीडियम फॉर्मेट है, तो उसने जो एरिया कैप्चर किया वो एरिया कितना ज़्यादा है, सब कुछ सेम है, आपका कैमरा का प्लेसमेंट सेम है, सब्जेक्ट का प्लेसमेंट सेम है, साइड बाय साइड जो आपका लेंस है वो लेंस भी सेम लेंस है, लेकिन द एरिया ऑफ द फील्ड, जो फील्ड है वो कैप्चर हुआ वो कितना बड़ा है। इसकी वजह से जो एक्चुअली कैमरास हैं वो चॉइस बहुत ज़रूरी है कि मुझे कौन सा फील्ड को क्लिक करना है और उसके साथ मुझे कौन सा कैमरा चूज़ करना है जब मैं शूट कर रहा हूँ तब। ठीक है, ये आपको डिफरेंस समझ में आया? सेंसर अगर मैं चेंज करता हूँ तो मेरे इमेज के ऊपर क्या फर्क गिरता है, राइट? That's why most of the people think with a bigger sensor you get a more blurry image. And actually you get a more blurry image, but you get more of the image and not more blurriness. Why is this now important? Yeah, let's think you take a portrait and not a flower shot, and you want to have 1 or even 2 persons in the frame, and you want a nice blurry background. When you now use an APS-C camera with, let's say, a long lens, you have to go very far away to get both of the people in the frame. Because you are far away, the background will not be that blurry anymore. You can take a more wide-angle lens, then you have both of the people in the frame, but the background then is not that blurry anymore. And that's why the huger the sensor, the nicer the image and the more special the look of the image usually is. That's one thing about sensor size. A second thing is image quality. Because imagine you have, let's say, 24 megapixel. That means 24 million pixel. Imagine a pixel like a sand cone. You have 24 million sand cones and you want to place them on a full frame sensor. That will fit because there is plenty of space. But now take the same 24 million sand cones and try to place the same sand cones on this tiny sensor. What happens now? Everything is squeezed more together, everything gets tinier. Maybe the sand cones are not sand cones, but tiny sand cones now, and you have 24 megapixels, 24 million pixels, but you now squeeze them on that tiny little sensor. And that usually is a lack of image quality there. What is amazing about a bigger sensor is as well that you have a better noise performance. Because imagine maybe the 7S2 or 7S by Sony. You have only 12 megapixel on that huge sensor size. And that's why you can put the ISO up a lot, because the pixel itself have plenty of space and are more sensitive to the light, and then get a better noise performance. And you can put the ISO up on this camera till 400,000, but usable maybe till 80,000. That's great in low light. And now you might think, okay, then a medium format camera will be nice in low light as well. And that is actually not the case, because you have 100 million pixel on this sensor. It's a huge sensor, but it has to store 100 million pixel. And that's why this camera, for example, has a native ISO of 35, which is very low, not that sensitive, but can go up
till, on the usable quality, maybe 1,600, 3,200, something like this. Everything over that ISO value is just grainy and not usable anymore. But if that huge sensor would only have like 12 megapixel or even 24 megapixel, then it would be amazing. But of course, the bigger the sensor, the more expensive it is, because when you imagine you have one piece of great sensor and get this size out of it, or you can cut from the same sensor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sensors, then of course it's cheaper to make a lot of small sensors, put them in cameras, and just sell them for a cheaper price. Does a bigger sensor now mean that you get a better image? No, you don't get a better image, but you get a better image quality, sometimes better noise performance, and of course a great bokeh-licious look. And that's what sensor size is actually about. What is your favorite? देखिए, ये आपको ना थोड़ा क्लियर पिक्चर मिला कि एग्जैक्टली जो सेंसर से वो आपके इमेज के ऊपर कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं, करेक्ट? कूल. सो आई होप सेंसर्स आपको पूरे क्लियर हो चुके हैं कि एग्जैक्टली ये सेंसर होता क्या है, हाउ it is important in your particular photography, and why we need to think like on which camera I am shooting, right? तो सेंसर हमने अभी देखे. सेंसर्स में कोई डाउट है आपको? नहीं नहीं ना? कूल.